बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट 5.1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। कह रहा है कि वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट डी इज़। ए में कहा गया 0 डिग्री, बी में कहा गया है 30 डिग्री, सी में कहा गया 60 डिग्री और डी में कहा गया है 90 डिग्री। कह रहा है कि वर्क डन कब आपके पास मैक्सिमम होगा, जब आपके पास जो एंगल किस एंगल पर जो है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है, तो किस एंगल पर आपके पास वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। तो आपको पता है वर्क हमारे पास होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि एफ डी कोस थीटा होता है ना। तो अगर आपके पास ये जो थीटा है ना, जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो तो हमारे पास क्या होगा, कोस 0 डिग्री आपको पता है आपके पास होता है 1 के बराबर। तो यही असल में हमारे पास वर्क होता है मैक्सिमम। यानी कि अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा ना, ये कब होगा, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हों। तो अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो वर्क मैक्सिमम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे हमें कहा गया है 2 में द अजोल कैन आल्सो बी रिटन एज। ए में कह रहे हैं कि जोल जो ना किसके बराबर होता है। आपको पता है जोल जो है हमारे पास वर्क का यूनिट होता है ना। वर्क का यूनिट भी जोल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जोल होता है। तो आपको पता है हमारे पास 1 जोल जो होता है वो इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू 1 जोल। और वर्क किसके बराबर होता है, वर्क हमारे पास इक्वल होता है एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपको पता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है, मैं न्यूटन की जगह पे ना वैल्यू पुट कर रही हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो आपको कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम ये वाला मीटर और ये वाला मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर इंटू पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा। आपके पास 1 जूल इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकंड स्क्वायर। आगे 3 में कहा गया था ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, वॉट होता है। आपको पता है ना, पावर इज इक्वल है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास क्या होता है, वर्क बाय टाइम। जूल सेकंड को आप क्या कहते हो, वॉट कहते हो, ये होता है ना, ये वॉट। आगे 4th में कहा गया है अ पावर ऑफ द वाटर पंप इज 2 किलो वॉट। द अमाउंट ऑफ द वाटर इट कैन राइज इन 1 मिनट टू द हाइट ऑफ 5 मीटर इज। तो गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन डाटा में हमें सबसे पहले गिवन है पावर। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 को सोल्व करने लगी हूँ। यहाँ पे हमें पावर गिवन है, पावर हमारे पास है 2 किलो वॉट। तो किलो की जगह मैं लिख देती हूँ 1000 होती है ना, तो 1000 लिख दिया इंटू वॉट। पावर आ गया हमारे पास 2000 वॉट। और हमारे पास टाइम गिवन है 1 मिनट। तो आपको पता है 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। और हमारे पास हाइट गिवन है 5 मीटर। तो आपने अमाउंट ऑफ द वाटर फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ द वाटर मीन्स आपने जो है वो मैस फाइंड करना है, ठीक है ना, वाटर का मैस फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे पावर का, पावर इज इक्वल है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और आपके पास जो वर्क हो रहा है वो किस में हो रहा है, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, यानी कि mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से ना आपने मैथ फाइंड करना, तो आप मैथ को सेपरेट करो। आपके पास पावर इज इक्वल आ गया mgh डिवाइडेड बाई टाइम। ये टाइम डिवाइड हो रहा है ना, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख दो pt इज इक्वल है mgh। m को अपनी जगह पे रहने दें, ये जो आपके पास gh है ना, इसको इस साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट कर दें। पावर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2000, पुट कर दें 2000। और आपके पास टाइम का गिवन था 60 सेकंड, तो इसकी जगह 60 सेकंड पुट कर दें। और हमारे पास g यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, पानी जो वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा 10। और हमारे पास हाइट की वैल्यू क्या गिवन है 5, तो इसकी जगह 5 पुट कर दें। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर 2400 लीटर्स इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है ना वो उसका करेक्ट ऑप्शन है 2400 लीटर्स।
आगे 5 में कहा गया है अ बुलेट ऑफ मास 0.05 किलोग्राम हैज़ अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। हमें गिवन डाटा में मास गिवन है, ये हमारे MCQ नंबर 5। तो इसमें हमें जो गिवन है ना, हमें मास गिवन है 0.05 किलोग्राम और हमें गिवन है स्पीड मतलब v गिवन है हमें, वो है 300 मीटर पर सेकेंड और हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv का स्क्वायर। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा 1/2, मैथ्स की जगह आप पुट करोगे 0.05 और v की जगह आप पुट कर दोगे 300 का स्क्वायर। आपने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का 2250 जूल, यानी कि 2250 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, 2250 जूल इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। 6 में कहा गया है इफ़ द कार डबल इट्स स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। हमारे पास एक कार है तो कह रहा है कि अगर आप कार की स्पीड को डबल कर देती हो तो बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ए में कहा गया द सेम, बी में कहा गया डबल हो जाएगी, सी में कहा इंक्रीज टू 3 टाइम और डी में कहा गया इंक्रीज टू 4 टाइम। तो सबसे पहले आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो आपने करना है ये जो v है ना उसको आपने कर देना डबल, यानी कि मैं क्या करूँगी, आप इस v की जगह पुट कर दोगे 2v, डबल कर दोगे इसको, तो बाकी सारा तो ऐसे कैसे रहेगा ना 1/2 m, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और v का स्क्वायर, ये जो 4 है ना इसको आप स्टार्ट पे ले आओ तो क्या हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास क्या हो जाएगी 4 टाइम जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी, आपके पास ना 4 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इंक्रीज टू 4 टाइम, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 7 में कहा गया है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज। कह रहा है कि वो एनर्जी जो पोजेस होती है पोजीशन की वजह से उससे आप क्या कहते हैं। नंबर ए में कहा है काइनेटिक एनर्जी, बी में कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी, सी में कहा गया है केमिकल एनर्जी और डी में कहा गया है सोलर एनर्जी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से और हाइट की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। 8 में हमें कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। ए में कहा गया डबल, बी में कहा गया इंक्रीज टू 4 टाइम, सी में कहा गया रिड्यूस टू 1/2 और डी में कहा गया रिमेन द सेम। हमें कहा गया है कि अगर आप के पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की आप अगर मोमेंटम को डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क आएगा। हम काइनेटिक एनर्जी का अगेन फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखती हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है 1/2 mv का स्क्वायर। तो सबसे पहले ना आपने ना अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही ना मोमेंटम को ना बनाना है। तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे आपके पास v का स्क्वायर है तो आपका करो खुद से एक m से मल्टीप्लाई करो और खुद से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, यहाँ के पास आ गया p का स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। अगर वो कह रहा है कि अगर आप मोमेंटम को डबल कर दो, यानी कि इस मोमेंटम की जगह आप क्या कर दो 2p कर दो, यानी कि डबल कर दो उसको, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ना, ये होता है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 4 को आप स्टार्ट पे करो, p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये दोबारा से क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी का, ये आ गया ना 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी ये। ठीक है, ये 4 जो ज़ायदा आ गया ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इंक्रीज टू 4 टाइम, ये आपके पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमें कहा गया है 4.9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ए में कहा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बी में कहा गया है फॉसल फ्यूल्स, सी में कहा गया है विंड एनर्जी और डी में कहा गया है सोलर एनर्जी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स अगर एक दफ़ा जल जाएं तो वो दोबारा से उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।